ओके सो लास्ट क्लास में हम लोग सारे एसिड और बेस सारे रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खत्म कर चुके थे, पर भैया जी का एक दिक्कत थी कि सर अगर पता ही ना हो हमें कि एसिडिक मीडियम दे रखा हो और बेसिक मीडियम दे रखा हो तो हम लोग कैसे करेंगे उस रिएक्शन को, है ना। तो मैंने कहा था देखो ज़्यादातर केस में तो आपको दिया रहेगा कि आपके पास एसिड क्या है बेस क्या है। तो हालांकि आज के टॉपिक को मैं यहाँ शुरू करा था रिडक्स रिएक्शन एज अ बेसिस फॉर टाइट्रेशन, बट फिर वही कि एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स अच्छे से वो कर, न्यूमेरिकल तो क्या इक्वेशन ही है, अच्छे से कर लेते हैं ताकि तुम्हें पता पड़ जाए कि हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी एसिडिक मीडियम में है कौन सी बेसिक मीडियम में, है ना। तो बेटा इसके लिए तुम्हारा एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालांकि वो आता नहीं है, बात अलग है। लेकिन अगर मैंने ये रिएक्शन दे रखे तुम्हें CuHNO3, ये आपको क्या देगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस पानी का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करनी है, बेसिक मीडियम बैलेंस करनी है, मैं प्रोवाइड नहीं करना चाहता। तो आप कहते मत करो सर, आपकी तो वैसे ही मर्जी चलती है ना। बट मेरी मर्जी नहीं चल रही एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि HNO3 है। HNO3 एक एसिडिक है, एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑलरेडी आपको एसिड मीडियम में बैलेंस करनी है। यहाँ पे मुझे को नहीं बताना था, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करना है कि सर ये जो है एसिड मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो हम लोग जो है इसे एसिडिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस करेंगे। बट ये मैंने कहा था थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स केस हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, आपको आयनिक फॉर्म में इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। और आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा जैसे Na होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इनको हटा देते हैं। जैसे K2 को हटा के हमने 2 पॉजिटिव लिखा था, Na को हटा के 1 लिखा था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं सिर्फ आयनिक फॉर्म लिखूंगा अगर इसकी, तो मेरे पास आएगा Cu प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HNO3। HNO3 का मैं H हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NO3 नेगेटिव, आयनिक फॉर्म दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है Cu पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। NO3 जो है हमारे पास नेगेटिव में रहता है। बट बेटा मेरी बात ध्यान सुनना कि ये अगर 2 में है तो यानी कि Cu भी आपका 2 पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको इक्विलिब्रियम में सिखाया था, जो यहाँ पे नीचे चार्ज होगा उसके ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो Cu किस में जाएगा आपके पास Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, और NO3 नेगेटिव में रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे भी NO3 नेगेटिव है और यहाँ पे भी NO3 नेगेटिव है। तो यानी कि ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना इसका रिडक्शन हो रहा होगा। जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट बिल्कुल सेम यहाँ पर है। तो इसका मतलब इसका मेरे पास काम नहीं है, इसका काम नहीं होगा। तो इसे मैं अभी के लिए मिटा सकता हूँ, यानी कि अभी के लिए मेरे को इसका कोई काम नहीं है, तो इसे उड़ा देता हूँ। ये उड़ गया, प्लस NO2 में लिख देता हूँ और H2O लिखूँ क्या सर? मर्जी है आपकी, ठीक है। और मेरी मर्जी तो मैं नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि H2O तो बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट होना ही है। अभी देखिए कॉम्प्लिकेट क्यों करूं मैं, बताया था ना कि ऑक्सीजन के लिए H2O ऐड करते हैं, तो मैं अभी देखिए कॉम्प्लिकेट क्यों करूं, हटा देता हूं। मेरे पास ये आयनिक फॉर्म आ गया, राइट। अब अपनी कहानी भाई, इधर क्या लिख देता हूं मैं ऑक्सीडेशन हाफ, और इधर मैं क्या लिख देता हूं रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो Cu 0 से 2 में जा रहा है, Cu यहाँ पर नेगेटिव स्टेट में है 0, 2 प्लस मतलब 2 प्लस, मैंने कहा था अगर किसी आयनिक फॉर्म में तो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, तो यानी कि Cu2 प्लस में, NO3 नेगेटिव से NO2 पॉजिटिव में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे N किस में आ रहा है आपको यहाँ पे पता पड़ना चाहिए। देखो x - 6 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे कितने में जा रहा है x इज इक्वल्स टू 4। कुल मिला के रिडक्शन फॉर्म है, रिडक्शन हाफ है। इसे उड़ा देता हूँ ये फिलहाल में, तो आपको ये दिख गया है कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ में मेरे पास जो है NO3 का रिएक्शन है। आप कह सकते हो कि सर Cu ने अगर Cu2 प्लस दिए होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ गया होगा, और अगर यहाँ पर मैं इसका रिडक्शन हाफ लिखता हूं तो बेटा मेरा मतलब होना चाहिए NO3 से प्लस, तो सॉरी NO2 में गया होगा। परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं बैलेंस करने के लिए Cu बैलेंस है, Cu बैलेंस है, तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि Cu क्या है मेरे दोनों तरफ बैलेंस है। इधर देखते हैं बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस अभी नहीं करूंगा, पहले बाकी एटम्स को देखूंगा। तो नाइट्रोजन की बैलेंस है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को मजबूरी में ऑक्सीजन के पास जाना पड़ेगा। इधर तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, इधर तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, पर इधर ऑक्सीजन है। इस तरफ कितने हैं 3, इस तरफ कितने हैं 2, तो मैं कहाँ है 3, इस तरफ 2 है बेटा। तो इस तरफ मैं क्या करूंगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते थे डेफिशिएंट साइड, यानी कि डेफिशिएंट साइड है। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ, NO3 गिव्स NO2 प्लस एक मॉलिक्यूल ऐड कर,
किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते समय H आए उतने मैं क्या करूंगा, H प्लस ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन में मुझे क्या करना था, अगला स्टेप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने थे। इधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ देखो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। पहले तो मुझे इस रिएक्शन में बराबर रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2H प्लस तो मैंने कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन भी इसी तरफ आएगा ताकि ये माइनस माइनस इक्वल हो जाए इलेक्ट्रॉन। भाई चार्ज तो बैलेंस करना था एक तरफ, जो 2H प्लस आया यहाँ पे ऑलरेडी एक -1 था, तो मैंने एक -1 दे दिया तो बैलेंस हो गया। लेकिन इस माइनस का इलेक्ट्रॉन डालते ही नाराज हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तू भी 2 कर। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इधर देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन। ये तो कहानी है। तो यानी कि इस रिएक्शन को * 2 करूंगा और इस रिएक्शन को मैं * 1 करूंगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी। तो ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगी, इसमें तो 1 की मल्टीप्लाई को चेंज तो होना नहीं है। Cu gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें * 2 किया है तो आपके पास रिएक्शन आएगी 2 टाइम्स NO3 नेगेटिव इनटू 4H प्लस, क्योंकि H प्लस 2 थे यहाँ पे, प्लस 4 टाइम्स ऑफ H प्लस गिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लिख दूं, लिख देता हूं ना, अभी तो कट जाएगा। हाँ ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, सर मत लिखो सर, ये भी उड़ा देता हूं, ये सारे तो कट ही जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, शाबाश, इसका मतलब सीख रहे हो धीरे धीरे। और इधर क्या आएगा 2NO2 प्लस 2H2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, जो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में रखूंगा, तो मेरे पास फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की Cu प्लस 2NO3 प्लस 4H प्लस, और तो कुछ नहीं है। ये राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस 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 2NO2 प्लस 2H2, राइट। अच्छा, ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस तो हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरे को दिए गए रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड था। मेरे को दिए गए रिएक्शन में क्या था, नाइट्रिक एसिड था। अब मेरे पास नाइट्रिक एसिड तो है नहीं, मेरे पास नाइट्रिक एसिड तो है नहीं, और दिए गए रिएक्शन में NO3 था, इधर भी NO3 था, मुझे NO3 लाना पड़ेगा रिएक्शन। मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ सेम चीज ऐड, दोनों तरफ सेम चीज सब्ट्रैक्ट, दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन के हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करता हूं, 2 NO3 बोथ साइड्स, क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ 2 NO3 मैंने मिला दिया। किसने बेटा माइनस था, आपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। अरे ये लो यही करना है, करना यही है। 2 NO3 जो है मैं दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इधर 2 NO3 ऐड करता हूं तो प्लस 2 NO3, और इधर ही मुझे प्लस 2 NO3 करने पड़ेंगे, मतलब माइनस तो है कि नहीं। अब अगर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पर टोटल NO3 कितने हो गए, 4 NO3 हो गए, और H प्लस कितने हैं, 4। देखना जरा, पॉजिटिव को नेगेटिव से प्यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 H प्लस हैं, 4 NO3 माइनस हैं, तो रिएक्शन कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी, Cu प्लस 4 टाइम्स HNO3 बन तो गई भाई, 4 H थे 4 NO3 बन तो गई रिएक्शन, गिव्स, और तो कुछ नहीं है इधर बचा हुआ भाई, H प्लस यूज कर चुका हूं मैं HNO3, गिव्स Cu। अब देखो Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव, 2 NO3 हैं और 1 के ऊपर नेगेटिव है, तो इसका मतलब Cu कॉपर नाइट्रेट आराम से बन सकता है, ये वाला 2 बन गए ना, तो ये दोनों तो यूज हो गए, प्लस 2NO2 प्लस 2H2। अब देखो इस रिएक्शन के हिसाब से हमने ये रिएक्शन बैलेंस कर दी है। इस तरीके से कुछ ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एंड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, समझ में आया। तो ये थी आपके पास एसिडिक मीडियम की कुछ एक्सेप्शन वाली चीजें, एक ये नोट करो, फिर मैं बेसिक मीडियम में कराता हूँ, ठीक है। अब जो है हम लोग बेसिक मीडियम में एक बार देख लेते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये थोड़ी सी उससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फास्फोरस यानी कि P4 को NaOH, अब आपको दिख गया है जब मैं इसको NaOH में बैलेंस कर रहा हूँ, इसका मतलब बेसिडिक रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे को क्या देता है, NaH2 PO2 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फेट बोलते हैं, प्लस फॉस्फीन, ये रिएक्शन हमारे पास होती है, ठीक है। बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह आपको फॉलो करना है। पहले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 0 नॉर्मल में 0, इसका +1, ऑक्सीजन का -2, इसका +1, ये सब निकालने की जरूरत है। यहाँ पे देखो +1 +1 +1 -2, और यहाँ पे x -3 0 तो -3। अब देखो ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा कि फास्फोरस यहाँ पे 0 है,
फास्फोरस यहाँ पे +1 है, फास्फोरस यहाँ पे -3 है। और दूसरी पहचान जो इधर का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ये आ रही है। तो यानी कि हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब जैसे पीछे करा था इसको आयनिक फॉर्म में लिखा था, इसको भी आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी मेरे पास P4 + OH नेगेटिव गिव Na हट जाएगा तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा H2PO2 नेगेटिव, राइट, प्लस PH3। परफेक्ट है। अब मैं लिखूंगा इसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ 0 से लेकर +1 में फास्फोरस से जा रहा है, यानी कि ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ है ये वाला, और ये वाला जो है फास्फोरस का ये रिडक्शन हाफ है। ये देखो 0 से -3 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन हाफ है। तो कर लेते हैं इसे सॉल्व फटाफट से। क्या आएगा बताओ? P4 क्या देगा आपको बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ में? H2PO2 माइनस, और 0 से 1 में जा रहा है तो प्लस इलेक्ट्रॉन भी देगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। यहाँ पे रिडक्शन हाफ कर दूं? थोड़ा ना लिखना पड़ेगा ज्यादा, या फिर कैसे कर देता हूँ इसको यहाँ पे P4 प्लस पता नहीं P4 गिव्स क्या दे रहा है? H2PO2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ पे डंडा खींच देता हूँ और यहाँ पे मैं रिडक्शन हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन हाफ को लिखता हूँ, तो बेटा रिडक्शन हाफ मेरे पास क्या आएगा बताइए? P4 आपको किस में कन्वर्ट हो रहा है? PH3 में, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले फास्फोरस को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन निकाल चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। P4 को यहाँ पे 4 P है, यहाँ पे 1 P है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। अब दूसरा किसको बैलेंस करेंगे? अब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को। ये तो कहानी थी, पहले फास्फोरस को, फिर ऑक्सीजन को, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 8। अच्छा अब एक चीज सुनो जरा, यहाँ पे आप 4 जब आपने से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पर देखो एक H2PO2 पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब आप इसे 4 करोगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे वो भी। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा रिएक्शन में? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन की कहानी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? आइए अब हम लोग वाटर को वाटर ऐड कर लेते हैं, प्लस 8H2O। क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा? क्योंकि मेरे पास इस तरफ 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल टू द अदर साइड ऐड करते हैं। इधर देखिए यहाँ पे कितने हैं? 4 3 12 हाइड्रोजन है, और तो कुछ है नहीं, तो इधर मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? 12H+ ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इधर मैं क्या ऐड करूंगा? 12H+। समझ में आ रही है रिएक्शन? अब चलो आगे देखते हैं। अब चार्ज देखो बेटा ध्यान से, तो इधर अगर मुझे चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है, तो मुझे वैसे तो 8, अगर देखो यहाँ पे 16 मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 16H+ होने चाहिए, बट ऑलरेडी 8 इधर है, तो मैं 8H+ इधर ऐड करने चाहिए। तो मैं इधर अगर 8H+ ऐड कर देता हूँ तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 16H है और ऑलरेडी मेरे पास 8 थे, तो मेरे को 8H+ ऐड करने पड़ेंगे। जितने डेफिशिएंट है उतने H+ तो ऐड करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास इधर की तरफ तो मेरा चार्ज बैलेंस हो गया है। कैसे? 8H पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 8 पॉजिटिव है, और नेगेटिव देखो 4 नेगेटिव प्लस 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस हो गया है क्योंकि 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, साइड परफेक्ट है। इस साइड को देखो 12H पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, यानी कि हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? इधर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरफ मैं क्या करूंगा? प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। समझ में आया? 12 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किए? कि चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, दूसरा इसलिए भी तो था। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन काट सकता हूं? काट सकता हूं, क्योंकि 4 और 12 आ रहे हैं, इधर तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर 12, तो यानी कि 1 और ये 3। और अगला स्टेप क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना बन जाएगा? 3 टाइम्स P4। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 जा 24H2, ये कितना हो जाएगा? 12H2PO2 नेगेटिव, और ये 8 3 जा 24, ज्यादा लंबी है वही, 24H पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। आइए अब हम लोग जो है आगे की अपनी इक्वेशन को लिखते हैं, और तो आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो फाइनल रिएक्शन आ रही है वो कुछ इस तरीके से आएगी, 3 टाइम्स P4 प्लस 24H2O प्लस P4
ठीक है, और तो कुछ नहीं इधर, प्लस 12H प्लस, यही आएगा, यही है, कोई दिक्कत यहां तक? गिव्स क्या क्या दे रहा था, 12H2PO2 प्लस इधर ही 24H प्लस प्लस PH3, राइट? एक मिनट रुक जाओ बस, फिर देखते हैं किससे किसको डिवाइड करते हैं। बेटा आपने 3 से बोला, मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये P दिक्कत में आ जाएगा, ये 4 दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको, रिएक्शन में कुछ और चीजें भी कह रही हैं। 3P4 और 1P4 को मिलाऊंगा तो 4P4 बन जाएगा, प्लस 24H2O बन जाएगा, प्लस 12H प्लस बन जाएगा, और ये आपको देगा 12H2PO2 प्लस 24H प्लस प्लस 4 टाइम्स ऑफ PH3। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पहली बात तो इसे उड़ा दो 12H प्लस से इसको, तो इधर की तरफ 12H प्लस रहेंगे, 4 से कटेगा, राइट? और 4 से पूरी रिएक्शन कटती है, आपको दिख रही है। तो और छोटी स्टेप में रिएक्शन को ले लेता हूं मैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, P4 प्लस 4 से काटूंगा 6H2O 6H2O, ये तो कट गया है, गिव्स 3H2PO2 प्लस 12 को भी काटेंगे ना, 3H प्लस आ जाएगा मेरे हिसाब से, 3H प्लस प्लस PH3, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, जितने H प्लस ऐड करते हैं दोनों तरफ उतने क्या करने पड़ेंगे हमें, OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन कैसी थी, बेसिक मीडियम में थी। बस ये तो कहानी होती है बेसिक मीडियम वाले से भी अंदर, तो बस जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने पड़ते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, P4 प्लस 6H2O प्लस 3 टाइम्स OH माइनस गिव्स 3H2PO2 प्लस 3H प्लस और 3OH माइनस, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लिखो सीधा सीधा, प्लस 3H2O, क्योंकि 3 OH ऐड करें ना, 3H प्लस 3 OH माइनस करूंगा तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, प्लस PH3, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे कितने बचेंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 मॉर्निंग सर, क्या बेटा 2 आएंगे ना, 2 क्यों आएंगे बेटा, 3 इधर है ना, 3 6 इधर थे, तो 6 में से 3 घटाएगा, 3 इधर बचेंगे। तो हमारे पास P4 प्लस 3H2O प्लस, अब ध्यान सुनिएगा, 3OH, ये रिएक्शन आपको फाइनल मिलेगी 3H2PO2 प्लस PH3। लेकिन रिएक्शन में अभी मेरे पास Na की टर्म्स में था, और Na तो कहीं भी रिएक्शन में है नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज दिख रही है कि मेरे को यहाँ पर OH भी दिख रहा है। अगर मैं 3 Na दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो बाय एडिंग 3 Na बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये 3 NaOH बन जाएंगे। और अगर इधर मैं 3 Na ऐड करता हूँ तो देखो ये नेगेटिव का है, तो हर जगह से नेगेटिव का चल रहा है, तो लिखा नहीं है मैंने, H2PO2 शुरू से नेगेटिव का चला है, ठीक है। तो 3 Na अगर मैं इधर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज खत्म और Na यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव के साथ है ना। तो एडिंग 3 Na बोथ साइड्स, एडिंग 3 Na बोथ साइड्स, फाइनल रिएक्शन विल बी P4 प्लस 3H2O प्लस 3 टाइम्स NaOH gives 3 NaH2PO2 प्लस PH3। दिस विल बी द फाइनल रिएक्शन, और ये आपकी बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई है, ठीक है। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, है ना। तो इतना नोट करिए, फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक तो आता हुआ ट्रांजिशन पेंट वाला ना, लाइट स्टैंड अप में देखा केमिस्ट्री वाला, हां मैंने भी देखा, वो कौन सा मिला के, ओके। अच्छा ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। ये तो पुराने टॉपिक थे, आज का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। वेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन, एक एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से हमारे पास टाइट्रेशन का बेस बन रहे हैं। 3 केस हैं, तीनों केस को समझते हैं। टाइट्रेशन होता क्या है समझ लेते हैं। टाइट्रेशन बेसिकली एक अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, यानी कि एक अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी, स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मोलैरिटी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी यूज कर सकते हैं, उसको जानने के लिए आइडेंटिफाई करी जाती है। एक नोन सॉल्यूशन होता है और एक अननोन सॉल्यूशन होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। ये बहुत मुश्किल में डायग्राम बनाया था, ठीक है। इसकी कोई बद्दुआ मत लगा दूंगा किसने बुराई करी तो, बहुत बेकार बना है। एक तो भाई ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे, टूटा हुआ है। अरे देखो देखा, बेसबॉल का बैट लग रहा है, और जो ब्यूरेट स्टैंड बनाया बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सुनो 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 मेरी बात, ये ब्यूरेट है, ये मेरे पास क्या है, बीकर। अब ये जो बीकर है इसमें ऑक्सलेट डाल रखा है मैंने, है ना। तुम्हें यही देंगे, ऑक्सलेट एसिड देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे H2C2O4 के साथ मेरे पास रखा हुआ है, यहाँ पर ये मेरे पास नॉन है KMnO4, ये हमारे पास डीप वॉयलेट कलर का आता है, ठीक है, पिंक पिंक करे जा रहे हो तब से, है ना, मान लिया गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक रहता है, नॉट जनरलाइज, मैं कोई जनरलाइज नहीं कर रहा, बस मतलब तेरा फेवरेट कलर पिंक है तो पिंक इतना मत करना, डीप वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। अच्छा आप सुनो क्या होता है कहानी, यहाँ से हम लोग इसको नॉब को हल्का सा खोलेंगे तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाना चाहिए, दिख रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे नहीं बनाई थी ये, इसका मतलब था एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप बहुत तेजी से कर दो ना, कुछ रिएक्शन इतनी तेजी से होती हैं कि हीट स्प्लैश कर जाएगी, बीकर फट सकता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, स्कूलों में इतने अच्छे ऐसे नहीं रखे जाते, इतने अच्छी चीजें नहीं रखी जाती, और होती में से वो प्रैक्टिकल के दिन निकलती हैं, और उस दिन आप वैसे डरे हुए होते हो तो आप ऐसा कुछ काम करोगे नहीं जिससे आपके नंबर कट जाए, लेकिन हाँ मैंने कर दिया था। तो जिंक ग्रेन्यूल्स थे, उसको एसिड में डालना था, अब वो जब डालोगे तो हीट आएगी, तो मेरा एक दोस्त था, मजा सही आ गया। हाँ तो बिल्कुल मजा फट होता है लेकिन करना मत प्लीज, है ना, तो बस बताया वो मजे की बात थी। अरे 150 ml का कौन सा प्योरिटी? अरे मान लेना तो 50 क्या जा रहा है, रुपए देख रहा है। क्या जा रहा है, तो मैंने 150 ml डाला भी नहीं है पानी, मैंने तो सिर्फ 125 ml का डाला है KMnO4, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, यहाँ से आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ से वॉयलेट कलर आएगा ना, फिर आएगा तुरंत हट जाएगा, वॉयलेट कलर आएगा तुरंत हट जाएगा, वॉयलेट कलर आएगा तुरंत हट जाएगा, तो आपको यहाँ पर उस कंसंट्रेशन तक चेक करना है जिस कंसंट्रेशन पे कि आपने यहाँ पे डाला और अब सॉल्यूशन कलर कैसा हो गया, हल्का सा पिंकिश कलर हो गया, वो पॉइंट होता है एंड पॉइंट। देखो पहले क्या हो रहा था कि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर C2O4 को ये ऑक्सीडाइज करा पा रहा था, आपकी बुक में दो एग्जांपल दे रखे हैं, C2O4 2 नेगेटिव, आप समझ लोगे H2 को हटा के 2 नेगेटिव लिख दिया है, और Fe2+, तो वो Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ में, यानी कि ऑक्सीडाइज करा पा रहा है, पर एक लिमिट तक ही तो ऑक्सीडाइज करा पाएगा, एक लिमिट के बाद ही ऑक्सीडाइज करा पाना छोड़ देगा, जितने इसमें आयंस थे उतने ऑक्सीडाइज करा दिए, और जब ऑक्सीडाइजेशन खत्म हो जाएगा तो ये KMnO4 का जो यहाँ पर अगला बूंद पड़ते ही कैसा कलर आ जाएगा आपके पास, पिंकिश कलर अब आएगा, स्लाइट पिंक कलर अब आपके सामने आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, उसका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर KMnO4 अपने आप में ही एक इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ और तो मिलाया नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीडेटिक एसिड डाला था आपने, सिंपल, मोर सॉल्ट से भी करते हैं, उसी में आपके पास Fe आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि KMnO4 अपने आप में ही एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, हमने कुछ मिलाया तो नहीं था, तो ऐसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिकेटर। यहाँ पर देखिए, द रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंसली कलर्ड, तो KMnO4 बहुत इंटेंस कलर्ड था, ये केस फर्स्ट है, एंड एक्ट्स एज, बेटा शांत, एंड एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ पे KMnO4 अपने आप इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दी है, KMnO4 ये बैलेंस नहीं करिए, बस मुझे यहाँ पे देखना था, देखो KMnO4 प्लस H2C2O4 gives CO2 प्लस Mn2 पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पे Mn 7 से +2 में गया है, एसिडिक मीडियम में रहा होगा ये रिएक्शन, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास खत्म हो गए, रिडक्शन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन का, और दूसरे केस में मेरे पास ये जो 3 थे, देखो ना यहाँ पे 3 से 4 में गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्या करना पड़ता है मेरे पास, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ पे एक कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ है ना, पर कार्बन कितने हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2, तो आप क्या करोगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई और इसमें 2 की, ऐसे तो करते हैं, तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अरे वो करते रहना, उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, तो करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह सकते हो कि n फैक्टर Mn के लिए 5 है और C के लिए 2 है, क्योंकि मतलब एक ऑक्सीजन का लॉस, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था और 2 कार्बन है, तो इसलिए आपने C = 2 लिखा फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 मोल KMnO4 आपको दिखा दिया मैंने, और 5 मोल H2C2O4 के बन गए हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है M1V1/N1 = M2V2/N2, और N1 और N2 के यहाँ पे n फैक्टर, यानी कि 5 किसका है आपके पास, H2C2O4 का, और 2 किसका है आपके पास, KMnO4 का। तो आप अगर M1V1/M2V2 लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ M1V1/M2V2 लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा, N1/N2, N1/N2 की वैल्यू आपको पता है, मैंने क्या बोला था कि आपको कंसंट्रेशन ये वाली निकालनी है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, देखो तुम्हें नोन है ना KMnO4, इसका सब कुछ तुम्हें नोन होगा,
अब इसका वॉल्यूम कितना हुआ ये तुम्हें पता पड़ गया। देखो यहाँ से था और यहाँ तक चला गया 125 से 100 ml तक चलाएंगे, 25 ml आपने यूज कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम पता पड़ गया। इसका स्टैंडर्ड मोलैरिटी आपको गिवन रहेगी, राइट। अब दूसरे बीकर का वॉल्यूम तो आपको पता ही था कितना है, N1 पता है, N2 पता है। इस तरीके से आप इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये टाइट्रेशन का बेसिक होता है। ये रहा 1 2 है 1 5, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप टाइट्रेशन करते हो। ये था सेल्फ इंडिकेटर का केस। लेकिन दूसरा केस नो ड्रामेटिक, हाँ तो N1 N2 निकालना पड़ेगा ना। तो आप बताओगे कि N1 किसके लिए यूज कर रहे हो आप, KMnO4 के लिए, N2 किसके लिए यूज कर रहे हो, इसके लिए। इसकी आपको स्ट्रेंथ कैसे पता पड़ेगी, इस फॉर्मूले में डाल के। एक्चुअल में आपने यहाँ पर कितना वॉल्यूम डाला तभी तो ये चेंज हुआ। तो बिना उस वॉल्यूम के आप इसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि दो आपको चाहिए ही चाहिए, एक जिसे डिटरमाइन करोगे जिसका डिटरमाइन करोगे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे तो और चीज समझ में आ जाएगा। दूसरा केस है आपके पास कोई ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज नहीं हुआ, इंडिकेटर आपको यूज करने पड़ेंगे कलर चेंज के लिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का आता है K2Cr2O7 का, तो मैंने K2 उठा दिया 2 नेगेटिव लिख दिया। Cr2O7 को अगर मैं Fe2+ आपकी बुक में 2 दे रखे थे, एक C2O4 का दे रखा था, एक Fe का, तो मैंने दोनों दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे Cr2O7 Fe2+ से जब रिएक्ट करेगा तो Cr3+ में पहुंच जाएगा और Fe3+ में चला जाएगा। ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये क्या हो रहा है रिड्यूस। चेक कर लेना, इसका 6 से 3 पहुंच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, कहानी तो सेम यही है कि Cr2O7 जब आपके पास Fe2+ से Fe3+ पे ऑक्सीडाइज करा रहा था और कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास नीचे बीकर था इसमें थोड़ा सा एक इंडिकेटर डाल दिया। तो एक इंडिकेटर डाल दिया, वहां पे कोई इंडिकेटर नहीं डाला था, सेल्फ इंडिकेटर था वो। यहाँ पे हमने इंडिकेटर डाल रखा है, कौन सा, डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर डाला था इसमें। यहाँ पे क्या इस बार K2Cr2O7। अब जब मैंने इसको डाला तो Fe2+ से जितने Fe3 ऑक्सीडाइज होते हो गए। जैसे ही डाइफिनाइल इस सॉल्यूशन में था तो डाइफिनाइल इंटेंस ब्लू कलर दे देगा। वो कब देगा, जब इसमें इंडिकेटर होगा, वरना कोई चेंज नहीं पता पड़ेगा तुम्हें। तो जैसे ही पहले तो नॉर्मल केस में तो कलर वही होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो डाइफिनाइल अमीन के पास आएगा तो जिस टाइम ये डीप ब्लू कलर हो गया, फिर वही जितना ml यहाँ से आपने यूज किया वही ले लेना। और इसके साथ सेम ये रिएक्शन आपके सामने रिएक्शन में लिख दिए, M1V1/N1 is equals to M2V2/N2, और आपका काम आराम से हो जाएगा। कहानी समझ में आती है। तीसरा केस आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ उन रिएजेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, आयोडाइड को आयोडाइड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर ये Q+ आपको पता होगा Cu2+, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो आपके पास कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ तभी काम करेंगे जब आयोडीन होगा। तो एग्जांपल के लिए आपका Q+ आयन, ये Cu2+ आपके आयोडाइड आयन को यहाँ पर देखो आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया है। अब आपने जैसे ही आयोडीन में ऑक्सीडाइज किया और आयोडीन आ गया आपके पास सॉल्यूशन में, आपको क्या करना है, हल्का सा अमाउंट ऑफ स्टार्च ला देना है। और आपको पता है आयोडीन स्टार्च के साथ कैसा कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स करता है। तो मैंने मान के चलिए यहाँ पे डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स ने फॉर्म कर दिया। अब जैसे ही आपने ब्लू कलर यहाँ पे बन गया क्योंकि आपने इसमें क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया है, तो आपके पास जैसे स्टार्च आ गया तो आपका ब्लू कलर आ गया। अब आपने उसमें जो आयोडीन था ब्लू वाले कलर में थायोसल्फेट आयंस मिलाए, तो थायोसल्फेट आयंस के मिलाते ही आयोडीन फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और वो दोबारा से आयोडाइड बन जाएगा और H4O6 बन जाएगा। अब कितना, अब देखो आपने H2O3 नेगेटिव मिलाते जा रहे हो, कितना H2O3 मिलाया आपको वॉल्यूम पता पड़ जाएगा। एक ही कंसंट्रेशन आपको नोन थी और दूसरा मोलैरिटी आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे ये नाउ डिटरमाइन हाउ मच H2O3 वाज एडेड एंड I2 कैन बी कैलकुलेटेड। भाई उसी फॉर्मूले से जैसे हमने पीछे किया, क्योंकि आपको इसका वॉल्यूम भी तो चाहिए था। और जब ऐसा होगा कि यहाँ पे कैसा कलर था, डीप ब्लू ब्लैक कलर, और इसको डालोगे तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। इस बार कलरलेस हो जाएगा, ये इसका एंड पॉइंट होगा। तो टाइट्रेशन का बेसिक यही है कि आपको एक कलर से एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है और मोलैरिटी स्ट्रेंथ निकालनी होती है। ठीक है, अब पहले आपने क्या निकाला, इससे कितना अमाउंट ऐड हुआ, इससे आप क्या निकाल सकते हो, I2 निकाल सकते हो। और जब आपने I2 निकाल लिया तो I2 कितना ऐड किया, इससे आप कॉपर भी निकाल सकते हो।
भाई कितना I नेगेटिव आपने ऐड किया उससे आप कॉपर भी सेम, जैसे यहां से यहां जाओगे ऐसे यहां से यहां जाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहता है, स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका और टाइट्रेशन का रहता है। लास्ट टॉपिक जो आपके पास एक लिमिटेशंस बोल रखी है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वेल लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि मॉडर्न कन्वेंशन में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर यूज करते हैं वो नहीं करने चाहिए। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है वहां से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मापते हो भाई, सीधी सीधी बात है ना, अगर 0 से +2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं स्पीशीज के पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर क्या होती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो कहता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को ना देकर किस चीज को प्रेफरेंस देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप अगर किसी भी स्पीशीज से बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है। किसी भी चीज का रिडक्शन हुआ है तो इस बात का क्या मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, ठीक है। एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन इन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर असलियत तो कहानी है पूरा 100% 12th क्लास के चैप्टर 3 में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेकिन फिर वही कहानी कि आप अगर कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी और आपको समझ में नहीं आई, फिर अगले दिन लेके आओगे। इसलिए मैं 5 मिनट टॉपिक है, छोटा सा बेसिक है वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, पूरा डिटेल। हाँ, सेल वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि सेल कैसे बनता है। बाकी सारा डिटेल तो हम लोग जो है उसमें पढ़ते हैं, और आपके में सिर्फ एक ही सेल है, डैनियल सेल, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए ये मेरे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रहने वाला है, और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास कॉपर सल्फेट का रहने वाला है। किसका रहने वाला है बेटा, कॉपर सल्फेट का। अब क्या, मैं उल्टा नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक सल्फेट में मैं जिंक की रॉड डाल रहा हूँ और कॉपर सल्फेट में मैं कॉपर की रॉड डाल रहा हूँ। जिंक सल्फेट में किसकी रॉड डाल रहा हूँ, जिंक की, और कॉपर सल्फेट में किसकी रॉड डाल रहा हूँ बेटा, कॉपर की। तो ये रॉड मेरे पास किसकी आ गई, जिंक की, और ये वाली रॉड आएगी मेरे पास, ये किसकी आने जा रही है, कॉपर की। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिंक सल्फेट में से जो जिंक की रॉड है इसमें से Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। तो Zn2 प्लस, देखो जिंक क्या देता है आपको पता होना चाहिए, ये जिंक क्या देगा, जिंक गिव Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो जिंक है, जिंक की रॉड है, इसमें से Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, और Zn2 पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव टूट ही रहा है। यहाँ पे Zn ऐसे टूटता है ना, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो जिंक इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, आराम से कर लेगा। अब यहाँ पर रॉड पे क्या रह गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गए, भाई जिंक ने Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में पहुंच गए, तो रॉड पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इस रॉड पे आपके पास क्या रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सॉल्यूशन Zn का। अब यहाँ पे कहानी क्या है, सॉल्यूशन CuSO4 का है और रॉड कॉपर की है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इस बार हमारे पास Cu2 प्लस SO4 नेगेटिव, राइट, समझ में आ रहा है। तो इस बार क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है Cu2 प्लस का, इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ही SO4 नेगेटिव जो यहाँ पे बना रहेगा, और Cu हमारे रॉड पॉजिटिव हो जाएगी। ये Cu क्या करता है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ किसकी रिडक्शन करा दूं। अभी तुम्हें जो पूरा प्रोसेस है डैनियल सेल का पूरा 12th में समझाऊंगा, पर अभी तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी बुक में क्या लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है हमसे कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में कन्वर्ट हो, यानी कि सॉल्यूशन में तो आपके पास दोनों चीजें मौजूद है ना, CuSO4 तो Cu2 प्लस भी SO4 प्लस भी, ठीक है। तो ये SO4 जो नेगेटिव है ये सॉल्यूशन में रहेगा, और ये Cu2 प्लस है ये मेरे पास इसके पास जाकर रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और रॉड मेरे पास कैसी बन जाएगी इस बार, पॉजिटिव। हाँ, कॉपर है ना, तो यहाँ पे भी तो हमारे पास Zn था, ये Zn2 था, तो Zn2 प्लस इसमें आ गया, तो ऐसे यहाँ से Cu2 प्लस आगे टूट जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो बेटा इसमें सिंपल ये कहानी होगी कि Cu2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही हो कि यहाँ पे क्या है, Cu2 प्लस है प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये कॉपर की रॉड थी, यहाँ से Cu2 प्लस चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब Cu2 प्लस जाएगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा सॉल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ Cu2 प्लस रह जाएगा, भाई इसका Cu2 प्लस आके इससे रिएक्ट करेगा,
सॉल्यूशन में Cu2+ तो बच ही रहा है। अब क्या करोगे, आप इसको एक कंडक्ट करा दोगे। क्या करा दोगे, बाहर से मेटालिक वायर के थ्रू एक कंडक्ट करा देंगे ऐसे। जैसे आपने मेटालिक वायर में कंडक्ट कराना शुरू किया तो ये रॉड तो पॉजिटिव थी क्योंकि इसमें चला गया, तो जो चार्ज था चला गया, तो ये जैसे ही पॉजिटिव देखेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आना इस तरफ शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं धीरे धीरे इस पे, और जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में Cu2+ थे वो चिपक के इसके पास आना चले जाएंगे, तो ये सीधे सीधे इसके पास चले जाएंगे Cu2+। तो यहाँ पे समय के साथ साथ क्या बनता चला जाएगा, Cu2+ एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और रॉड कैसी बन जाएगी आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसी थी, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड बन गया जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, आज तक जो पढ़ा था उसका उल्टा ही हो गया शायद। और ये हमारे पास ये क्या आ गया, एनोड। वे एनोड जो है ये नेगेटिव है आपका, सिर्फ इलेक्ट्रोड के केस में। आज तक ये जो पढ़ा था एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, लेकिन ये उल्टा हो गया देखो, है ना। तो कैथोड जो है हमारे पास पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इसको जैसे Zn बहुत ज्यादा बन जाएगा यहाँ पे, तो Zn तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा ना। Zn बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जम जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से जा नहीं पाते, तो इलेक्ट्रॉन हिलने भी तो चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक और नए डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या बना दिया मैंने, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बहुत ही ध्यान से लेना पड़ता है, क्या करना है कैसे करना है पूरा 12th में समझाऊंगा, टेंशन ना लो, बट ध्यान से लेना पड़ता है क्योंकि आपने कुछ ऐसा जैसे Ag का आपने यहाँ पे ले लिया, तो मैंने अभी तो देखो, अभी तो मैं KCl का ले लेता हूँ। सॉल्ट ब्रिज मैंने किसका लिया, KCl का। कैसे बनाना है सॉल्ट ब्रिज सब 12th में सिखाऊंगा। अब मैंने KCl की सॉल्ट ब्रिज ले लिया है, तो KCl किसमें टूटेगा, K+ Cl-। सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव ज्यादा हो रहे थे ना, तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, ये Cl इधर ट्रेवल करेगा, और इधर की तरफ हमारे पास क्या जा रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा हो रहा था, SO4 नेगेटिव ज्यादा हो रहा था, तो ये K+ इधर आ जाएगा। तो ये इसके साथ मिलके जो सॉल्यूशन है उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो आपके पास सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, एक तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और दूसरा नंबर ऑफ आयंस दोनों तरफ जो है मूवमेंट पूरे में हेल्प करता है, वरना जम जाते ना एक साथ इकट्ठे होके, तो ये ऐसे जमने नहीं देता। ठीक है, अब एक पॉइंट पे जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, उस समय पर जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस ना, हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा भाई, यहां से यहां तक जैसे कितना इसने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, ठीक है, वो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे हम लोग बोलते हैं SEP। और SEP को जांचने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान रखा है, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने 0 मान रखा है। अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.1 है, इस सेल का, डैनियल सेल का, जो इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। जो डैनियल सेल है, अगर आप इसका पोटेंशियल पूछोगे मुझसे तो इसका कितना आता है, 1.1। ठीक है, अब 1.1 वोल्ट है तो कहानी ऐसी चलेगी, देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है। ठीक है, अगर आप इससे 1.1 से बढ़ा दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे यार, रहने दो इन्हें अभी डिटेल में। तो बस आप याद रखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, हाइड्रोजन का रेफरेंस लेते हैं उसका 0 होता है। अब एक चीज याद रखना, आपको बुक में, आपकी बुक में ये पूरी टेबल दी गई है, देखो ये याद नहीं करनी है, अभी कुछ चीजें दोगे दी होंगी। अब यहाँ पर देखो H2 को डार्क कलर में दिखा के रेफरेंस है। अब इससे ऊपर जितने भी हैं आपको इनका E वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिलेगी, और इससे नीचे वाली सारी E0 वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। बेसिकली वो क्या है हमारे पास, इनका रिडक्शन पोटेंशियल बताना चाह रहे हैं। देखो ये क्या होता है हमारे पास, बस एक लाइन नोट कर लीजिए लास्ट आज की, ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि वो किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। यानी कि इसके हिसाब से अगर मैं Li की देखूंगा 3.87 3.05 दे रखी है माइनस की, तो Li सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, यानी कि वो किसी को भी रिड्यूस करा दे। और सबसे जिसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो इसका मतलब सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका हो जाएगा, फ्लोरीन। और हम कहते भी हैं कि फ्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, तो वो यहीं से आता है इनके रिडक्शन पोटेंशियल देखो। तो यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू NCERT पूरा खत्म हो जाता है, डैनियल सेल। और ये सब मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा था इसको क्यों लेते हैं, इसका देखो
अब जैसे मैंने यहाँ पे Ag का सेल ले लेता हूँ, कहानी ये होती तो सॉल्यूशन में सपोज करो Ag प्लस चला जाता Zn2 प्लस की जगह, और मैं KCl ले लेता तो कहानी ये होती कि Cl नेगेटिव इधर आता। अब ये Cl नेगेटिव इधर आ जाता तो ये यहाँ पे काम बनाने के बजाय बिगाड़ देता। क्यों? क्योंकि Ag प्लस इस Cl नेगेटिव के साथ मिलकर आपका AgCl बना देता है, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो और मस्त रहेगा। वो न्यूट्रलिटी करने की बजाय प्रेसिपिटेट बना देगा अपना और अच्छे से बैठेगा। तो इसलिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है ये भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे लिखे तो ये भी याद आगे देखो, एसिडिक मीडियम में MnO4 की जो N फैक्टर होता है वो 5 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज होता है 5। देखो ये रिएक्शन होती है MnO4 से Mn2 पॉजिटिव में जाता है। न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन होती है 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और बेसिक मीडियम में MnO4 से रिएक्शन होती है और 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि MnO4 बेसिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज शो करता है, तो आप बेसिक मीडियम में 1 5 3 1 ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम में, फिर न्यूट्रल में, फिर बेसिक। डिग्री तो जा रहे हैं तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिडॉक्स पूरा खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।